अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली इट्स मंडे, इट्स अ बिजी डे फॉर एवरीवन। जी हाँ, हर किसी के लिए मंडे जो होता है वो ऐसा होता है कि उस दिन लोगों को लगता है कि हम सब ने एक साथ ही सड़कों पर निकल जाना है। सबको लगता है कि आज ही का दिन काम करने वाला है, लेकिन इस दिन के लिए प्लानिंग अगर पहले से कर ली जाए तो ये दिन की जो सुबह है ना वो थोड़ी सी आसान हो सकती है। हाँ, लेकिन मंडे को ट्रैफिक बहुत जैम होती है और मंडे को ना ऐसा लगता है जैसे कराची शहर पे गाड़ियों का तूफान आया हुआ है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अच्छे से स्लो ड्राइव करें। ये मत सोचें कि आपने जल्दी पहुंचना है, स्पेशली जो बाइक वाले हैं, क्योंकि अब जो ई चालान का सिस्टम है वो आपको नहीं छोड़ेगा और आपका जो एक पूरा फुटेज है ना वो भी सामने आ जाता है। इस वजह से एहतियात से ड्राइव करें। अगर मंडे है तो इट्स ओके, लेकिन सुकून से ड्राइव करें। अल्लाह ताला आपको आपकी ऑफिस तक, स्कूल्स तक और जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं पहुँचा ही देते हैं। अच्छा जी, अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया करें और दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि हमारे घर में, आपके घर में, सबके घरों में खैर आफियत रहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आज मैंने सोचा कि मंडे को आपके साथ में एक ऐसी टिप शेयर करूं। ये टिप ऐसी है कि इस टिप को सुनने के बाद, इस टोटके को सुनने के बाद आप ज़रूर जो है वो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ज़रूर ये सोचेंगे कि सिटी एट 10 में आपके लिए जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जी, जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन से दाग धब्बे दूर हो जाएं, कील महासे, झाइयाँ दूर हो जाएं, पिगमेंटेशन दूर हो जाए और ग्लो आ जाए, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ग्लो बूस्टर जो है वो क्या है। वो आपके सराउंडिंग में मौजूद है, लेकिन बस आपने इसको ख़रीदना है। और ये है पपीते का पत्ता। अगर ये आपको कितना भी महंगा मिले ना तो यकीन करें ये किसी नेमत से कम नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है अपनी स्किन से पिगमेंटेशन दूर करने के लिए, अपनी स्किन से जो है वो दाग धब्बे, झाइयाँ दूर करने के लिए, ग्लो लाने के लिए इसको रेगुलर यूज़ करना है, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। और इसकी जो रेमेडी है वो ये है, इसको बनाने का मास्क जो है वो एक तरीका ये है कि ये जो ग्लो बूस्टर मास्क है पपाया का, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और इसको कहते हैं ग्लो बूस्टर मास्क ऑफ पपाया। तो करना कुछ ये है कि आपने पपीते का पत्ता लेना है। पपीते का पत्ता लेने के बाद आपने ये करना है कि इसको आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जब ये मास्क रेडी हो जाएगा, यानी इसका जो पूरा एक एसेंस है वो रेडी हो जाएगा, फिर आपने ये करना है कि इस पेस्ट के साथ में आपने मिलाना है शहद, फिर आपने मिलाना है एलोवेरा। और ये सब मिलाने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप इसका जो पेस्ट है वो फिर इस्तेमाल करेंगे 2 दफ़ा, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, पिगमेंटेशन का ख़ात्मा हो जाएगा। और इसके अलावा आपको वाकई आइडिया होगा कि ये मास्क आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जनाब, ये आपने जो मास्क है इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं मौसम का हाल। मौसम का जो हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि जनाब कराची में जो है वो अब ड्राई वेदर शुरू हो गया है। लोग फील करते हैं कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। इसी हवाले से आपने अपनी स्किन का जो है बहुत ख्याल रखना है। मौसम जो है वो गर्म है। अच्छा, इसके अलावा शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है बता रहा है कि 34 से 36 सेंटीग्रेड होगा। और शुमाल मशरक़ी सिमत से हल्की रफ्तार जो है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% है और शहर का फ़िज़ाई मयार बदस्तूर मुज़र सेहत है। अच्छा जी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। सैड सैड सैड। अच्छा जी, ओवरऑल जो है वो जान लेते हैं कि आज वेदर जो है वो कैसा होगा। ओवरऑल थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो वेदर फोरकास्ट आ जाएगी, आपके साथ में शेयर करते हैं। 11 बजे होगा 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे होगा 32 सेंटीग्रेड, 1 बजे होगा 33 सेंटीग्रेड और 2 बजे होगा 34 सेंटीग्रेड। अब जो है वो गोल्ड के हवाले से बात करते हैं कि आलमी मार्केट में सोना जो है वो $16 सस्ता होकर $4002 फ़ी ऑन्स तक गिर गया है। जी हाँ, तो अभी जिन्होंने गोल्ड ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं क्योंकि सोना जो है वो सस्ता हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब ये सस्ता हुआ करे तो आप ख़रीद भी लिया करें। अच्छा जी, 1 तोला सोना 1600 रुपये सस्ता होकर 4,22,520 रुपये पर जो है वो आ गया है। 10 ग्राम सोना 1372 रुपये कमी से 3,62,278 रुपये का हो गया है। 1 तोला चांदी 65 रुपये कमी से 5,127 रुपये की हो गई है।
अच्छा जी, अब फ़्लाइट अलर्ट्स के बारे में बात करते हैं। फ़्लाइट अलर्ट्स जो हैं वो क्या हैं जनाब? कराची एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट्स का निज़ाम है वो उलट पुलट हो गया ऑलमोस्ट। हुआ क्या है कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है मुतासर हो गया। ये हमने आपको सैटरडे वाले दिन भी बताया था कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। 5 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हैं। तकनीकी और ऑपरेशनल ख़राबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। कराची से दुबई एयर ब्लू की परवाज़ PA1110 मनसूख कर दी गई है। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY324 मनसूख कर दी गई है और कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF143145 मनसूख कर दी गई है। अच्छा जी, अभी हेल्थ जो है ना, हेल्थ सेक्टर से आपके लिए खबरें शेयर करते हैं। और जिस तरह से सबको पता है कि जो डेंगू है वो तेज़ी से सर उठा रहा है और आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से कराची और हैदराबाद में जो डेंगू की वबा है वो ख़तरनाक हद तक फैल गई है। मज़ीद 3 मरीज़ इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5000 से ज़ायद टेस्टों में 1411 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें 618 कराची और 793 हैदराबाद में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक दर्जनों मरीज़ सरकारी और निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। अच्छा जी, पहले मैं ये रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये सारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जिन्होंने टॉप किया है उन सब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद। IBA टेस्टिंग सर्विस ने MD कैट टेस्ट के हतमी नताइज वेबसाइट पर जारी कर दिए। कराची के सैयद महमूद खान ने 175 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि फजील अशरफ खान और कंबर शहदाद कोट के शिराज हुसैन 174 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कराची के मरियम हुमायूं, महानूर शाहनवाज और हैदराबाद की हिरा ने 173 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। PMDC के मुताबिक मेडिकल कॉलेजेस के पासिंग मार्क्स 55% और डेंटल कॉलेजेस के लिए 50% मुकर्रर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि मैरीटाइम एक्सपो ट्रैफिक प्लान, क्योंकि आपको पता है इस हवाले से प्रॉपर प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। तो कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। नुमाइश जो है वो 3 से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में होगी, जिसमें गैर मुल्की वफूद भी शरीक होंगे। हैवी ट्रैफिक के स्टेडियम नीपा, डोलमिया और हसन स्क्वायर जो है उसकी जानिब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों से अपील की गई है कि मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये जो डालमिया रोड है ना, ये उसकी बात हो रही है। तो आपने जो भी हमने आपको ट्रैफिक प्लान बताया है, ये है 3 से 6 नवंबर तक का ट्रैफिक प्लान। हैवी ट्रैफिक के जो प्लान्स हैं उसमें स्टेडियम, नीपा, डालमिया और हसन स्क्वायर जो है इसकी जानिब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ऑल्टरनेटिव आपके जो भी प्लान्स हो वहाँ से आप आ जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। मैं भी चाय पी लेती हूँ, आप भी टी ब्रेक ले लीजिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद। और आज टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट ने, खुर्शीद भाई ने और महराज भाई ने। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मंडे का जो दिन होता है बड़ा बिजी दिन होता है और इस दिन सब लोग जो हैं वो आम दिनों की तरह ही सारा कुछ होता है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। सब जल्दी भी कर रहे होते हैं लेकिन जल्दी पहुंच भी नहीं पा रहे होते हैं। ये क्या मसला है, ज़रा बताएंगे? कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है जहनों पे कि टुडे इज़ मंडे? नहीं, होता ये है कि हम सबके जहनों में होता है कि भाई हफ्ते का पहला दिन है, वीक का पहला डे है, तो हमें काम भी ज़्यादा मिलेगा, काम ज़्यादा भी करना है। हाँ। और ये बात सही है कि जो मंडे होता है ना, वीक का पहला जो डे होता है, उसमें लोड होता है काम का। हाँ। किसी भी नौयत का काम हो, बैंकिंग हो या हमारे खास तौर पे जो हमारी नौयत का काम हो। हाँ। तो हर काम में जो है ना थोड़ा सा पहला दिन होता है हफ्ते का, तो एक वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है और हम खुद भी जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हफ्ता है, वो सॉरी पीर है, तो हमने तो वर्क करना है, जाके आज देखना है कि क्या क्या हैपनिंग होनी है और क्या क्या चीज़ें होनी है। तो वो एक बना हुआ होता है आपका दिमाग। जब भी आप सुबह जब निकलते हैं ना, तो आप जल्दी कोशिश कर रहे हो तो मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊं, ताकि कुछ चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। पहला दिन है, बॉस भी चेक कर रहे होंगे, हर चीज़ सबकी जहन में घूम रही होती है। और उसमें अगर आपको ट्रैफिक जैम मिल जाए तो उसके बाद वो सब चीज़ें गुडमट हो जाती हैं और वो आप फिर कहते हैं कि यार कहाँ फंस गया मैं, क्या हो गया। अच्छा, सुबह सुबह अगर ऐसा हो जाए ना, यकीन करें पूरे दिन पे बड़ा असर पड़ता है इसका। क्योंकि अगर आप घर से निकले तो आपका मूड 95% अच्छा ही होता है जब आप वर्क के लिए निकलते हैं।
सही। बाकी उसके बाद डिपेंड करता है कि ट्रैफिक आपको कैसा मिला, हाँ। रास्ते में आपको क्या परेशानी हुई, वहाँ से खराबी शुरू होती है। सही। अच्छा, फिर जब आप जाहिर सी बात है लेट हो जाओगे थोड़ा सा, फिर ऑफिस में बॉस भी आपको इस तरह से देखेगा तो आप कहोगे सर ट्रैफिक बहुत जाम था, हाँ। मतलब चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सही। तो भाई इसके लिए एहतियात ये है कि जहाँ आप आधे घंटे पहले अगर निकलते हैं ना मंडे को घर से, हाँ। तो आप 10 मिनट और पहले निकल जाएं। जी मंडे को ताकि आपका थोड़ा मूड भी जल्दी अच्छा रहे घर और से काम भी। निकला करें, जितने भी लोग हैं ना सारे, क्योंकि ये प्रेशर पता नहीं क्या अजीब सा प्रेशर है, हालांकि आम दिनों की तरह ही होता है मंडे। खुर्शीद भाई आप जरा मंडे के ऊपर क्या तज्जिया पेश करना चाहेंगे? खुर्शीद भाई चिल हैं आज, खुर्शीद भाई चिल हैं और उनको देख के अंदाजा हो रहा है मुझे कि वो आज चिल मूड में आए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल कि हफ्ते का जो पहले दिन का आगाज़ होता है उसमें ज़ाहिर है वो पूरे वीक के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे वीक आपकी जो इस पहले दिन की प्रोग्रेस है, कारकर्दगी है, वो पूरे हफ्ते के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। तो आप बिल्कुल फ्रेश आते हैं कि इतवार का दिन आपको छुट्टी के गुजरता है, फैमिली के साथ गुजरता है, बच्चों के साथ गुजरता है, दोस्त अहबाब के साथ गुजरता है, या फिर कोई और किसी जगह पिकनिक मनाने जाते हैं, आप सिनेमा चले गए, पार्क चले गए। तो जो लास्ट वीक होता है आपका, वीकेंड होता है, वो बड़ा खुशगवार गुजरता है। तो पीर के दिन जब आते हैं तो आप इस एतमाद के साथ आते हैं कि मेरा वीकेंड जो है बहुत अच्छा गुजरा है और ये वीक जो है मैं अब इस प्लानिंग से गुजारूंगा। तो पहला दिन जो होता है हफ्ते का, मंडे जैसे है आज, तो शुरुआत जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से होनी चाहिए। और ये प्रेशर जहन में भी होता है कि यार आज पहला दिन है तो कोई अच्छी चीज़ करें, कोई इंटरेक्टिव चीज़ करें कि जिसके असरात जो है वो पूरे वीक पर जाएँ। तो बस ये एक खूबसूरती होती है हफ्ते के पहले दिन की कि नई नई चीज़ें करने का दिल कर रहा होता है कि आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन का असरात जो हैं वो पूरे वीक के ऊपर पड़ते हैं, पूरे वीक के ऊपर जो है वो पहले दिन के असरात पड़ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब टॉप स्टोरीज पर जाते हैं और ख़बर शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो खबर है ना, ये खबर कुछ इस तरह से है कि शहरियों की आंखों में धूल झोंकने में जमात इस्लामी ने PhD कर रखी है। अब कह रहे हैं ये जी तर्जुमान मेयर कराची। अच्छा, मौज़म अली कुरैशी साहब ने कहा है कि हाफिज़ नईम अपनी UC को छोड़कर मंसूरा के मसाइल हल कर रहे हैं और जमात इस्लामी के टाउन्स चेयरमैन भी इस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा है कि जमात इस्लामी जो है शहर में काम ना करने का मतलब काम नहीं करती, यानी तनकीद की उनके कामों के ऊपर। इसके अलावा कहा है उन्होंने कि मिलने वाले सरकारी फंड्स जो हैं उसका हिसाब आवाम के सामने रखें और अपने नाम को जो उनका नाम है जमात सियासी रख लें, मतलब ठीक है, मतलब अपनी जमात का नाम वो सियासी रख लें, जमात सियासी। और इसके अलावा जो मेयर कराची के तरक्की कामों से जमात इस्लामी जो है वो खौफज़दा है। अब ये उनके तर्जुमान हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। खुर्शीद भाई देखें, सियासी तनकीद तो होनी चाहिए और होती भी रही है, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन अगर पॉजिटिव तनकीद हो तो वहाँ फिर चाहे वो कराची का मसला हो, चाहे लाहौर का हो, इस्लामाबाद का हो, कहीं का भी हो, अगर तनकीद बराए इस्लाह है तो वो उसकी बहुत सारे पहलू निकल कर आएंगे। और तनकीद बराए तनकीद है, सिर्फ सियासत करनी है, तो उसके बड़े मनफी असरात सियासत पर मुरतब होते हैं, सियासी कारकुनान पर मुरतब होते हैं, उनके हल्का इंतखाब के ऊपर जो है वो पड़ते हैं। अब जो बात कराची की हो रही है, तो कराची में 9 टाउन्स में जमात इस्लामी की हुकूमत है, वहाँ उनके टाउन चेयरमैन भी हैं, और बकिया में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की तो पूरे सिंध में हुकूमत है ना, और मेयर कराची भी उन्हीं का है, फिर CM भी उन्हीं के हैं, और बेशतर MPs मिनिस्टर्स उन्हीं के हैं। सूबे में 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार है। मुझे आप कराची के अलावा सिंध भर की जो दीगर UCs हैं, कोई एक मॉडल UC बता दें कि जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ द आर्ट काम किया हो, जहाँ की जिस UC के पार्क्स अच्छे बने हुए हों, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स बनी हुई हों, वहाँ पर जो है वो स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा हो, वहाँ पर बल्दियात का निज़ाम अच्छा हो, पानी की जो लाइनें हैं, पानी पीने की जो लाइनें उनका निज़ाम बहुत अच्छा हो, सीवरेज की लाइनों का निज़ाम बहुत अच्छा हो, इलाके के अंदर बच्चों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए ग्राउंड्स बहुत अच्छे हों। ऐसा नहीं मिलेगा आपको। देखें, 9 टाउन्स में जमात इस्लाम, मैं कोई यहाँ सियासी जमात की रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गुलबर्ग टाउन में आप जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है नुसरतुल्लाह, वहाँ आप जाके देखें, वहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का उन्होंने मंसूबा बनाया कि बरसात का जो पानी है उसको यूटिलाइज़ करके, मस्जिदों के जो वज़ू का पानी है उसको यूटिलाइज़ करके शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। देखिए, कोई आप एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए आगाज़ तो करें, आप जब तक आगाज़ नहीं करेंगे, जो आने वाला जो आपका टाउन चेयरमैन है, खा वो किसी भी सियासी जमात का हो, उसके लिए आप मसले रान नहीं बनेंगे। इसी तरह अगर मैं माजी में ले जाऊँ आपको, तो अब्दुल सत्तार अफगानी हो गए, फ़ारूक सत्तार हो गए, और फिर मुस्तफ़ा कमाल हो गए, उससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब हो गए। तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने एक नक्शा बनाया, एक रोड मैप दिया कराची की तरक्यात के लिए। आप देखें कराची में कितने बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं, आज अगर ये ब्रिजेज़ ना होते तो शहर की ट्रैफिक का क्या हाल होता है, शहर के जो लोग हैं किस तरह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं।
इस वक्त भी आप बॉर्डर कॉलोनी चले जाइए, जी। वहाँ की जो सड़कें हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं, वहाँ का सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो गया है। इसके अलावा लियाकताबाद टाउन जो बिल्कुल नज़रअंदाज होता है, जो माजी में लालू माशी कोर्ट के नाम से मंसूब है, अब वो लियाकताबाद टाउन है। वहाँ आप जाके देख लीजिए, नाज़िमाबाद देख लीजिए। देखिए बरसों का निज़ाम जब ख़राब होता है तो उसको ठीक होने में कुछ वक्त दरकार होता है। और लेकिन बदकिस्मती से कह लीजिए या आलमिया कह लीजिए या सवालिया निशान है कि मेयर कराची तमाम जो टाउन चेयरमैन हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर नहीं चल रहे। देखें, जब सरबराह आप होते हैं, कमांड आपके पास मौजूद होती है, तो आप सबके मेयर हैं। आप पीपल्स पार्टी के मेयर तो हैं ही, लेकिन आप जमात इस्लामी के मेयर भी हैं, पीटीआई के मेयर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के मेयर भी हैं। आपके लिए सब जो है वो यकसा हैं। लेकिन यहाँ पर मेयर कराची उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और वो एक सियासी मेयर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिसके अवामी सतह पर भी मनफी असरात मरतब होते हैं और सियासी तौर पर तो होते ही हैं। तो ये मेरे ख्याल से मेयर कराची को इस तरह पॉजिटिव लेकर सोचना चाहिए कि सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए और जो शहर की तरक्की है, इसकी फलाह और बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। वो करने चाहिए, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं मेराज भाई, किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट करनी चाहिए? इन गेम से काम नहीं चलता, एक दूसरे पर बातें बनाने से काम नहीं चलता। कराची की डेवलपमेंट करना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए सबको मिलके बैठना होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इतना % एरिया जो है वो मेयर कराची के पास है, ये मेयर कराची के अंडर है, ये वाला काम इसके अंडर है, ये वाला। भाई जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो अगर वो जिम्मेदारी निभा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहा, तो ये शहर तो सबका है ना, तो ओन करें, तो उनके साथ भी मिलके काम करा लें। ज़रूरी तो नहीं है जो कराची में जो डोमेन सिस्टम बन गया है, ये काम तो जी यही करेंगे, वो काम तो जी वही करेंगे। शहर का बेड़ा गर्क हुए चले जा रहा है। कोई चीज़ आपको ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसी 5 चीज़ें अभी रीसेंट जो कराची में अगर कोई बता सके ना कि उसने देखिए ये डेवलपमेंट, वो भी हम नहीं बता सकते क्या डेवलपमेंट हुई है। चोरी, क्राइम्स, जू के तू, हाँ रिपोर्ट्स में आपको जो है ना वो कमी नज़र आ जाएगी कि जी पिछले साल की बनिस्बत इस साल स्टैट्स कम है। इसी तरीके से सड़कों का मसला, इसी तरीके से बिजली का मसला, इसी तरीके से गैस का मसला, और इसी तरह जो आपका एजुकेशन सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह कि इस शहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको आए रोज़ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। हॉस्पिटल्स का मसला, अभी हॉस्पिटल की खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटलों के जो हॉस्पिटल्स इंतज़ामिया जो है, अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है, उनकी आप चेक करें कि क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं कि वो लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं। पेशेंट की ट्रीटमेंट, स्टूडेंट की ट्रीटमेंट, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रीटमेंट, फिर आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम आ गया, एंड इसके अलावा आप ओवरऑल क्राइम रेट, बिजली, गैस, तो क्या पीछे क्या बचा है? व्हाट वी हैव, समंदर, व्हाट वी हैव, ये जो छोटे मोटे इन्होंने पार्क्स बनाए हुए हैं और वो भी इतने गंदे होते हैं कि वहाँ पर लोग फैमिलीज को लेके नहीं जा सकते, वहाँ पर भी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है। तो ये मेरा डोमेन है, ये उसका डोमेन है, ये आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, तो इसमें तो कोई भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि फिर जो काम नहीं कर रहा उसके साथ मिलके आप काम कर लें ताकि शहर बेहतर हो जाए, शहर को ओन करें ना। तो ये मिलके क्यों नहीं काम करते? मसला ये है कि ये ब्लेम गेम की सियासत जो है ना बहुत पुरानी है। हाँ ठीक है। अच्छा, अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि कराची जो कि माशी हब भी है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, सब कुछ, और आज भी है। हाँ ऐसा नहीं, इसके साथ कोई मुखलिस नहीं है। ठीक, जो भी हुक्मरान जमात आती है उसका मतलब कराची पर फोकस नहीं होता। अब जैसे खुर्शीद भाई ने जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम का, नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम का, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो भी काम किए वो तो बजट मिलने की वजह से कर लिए। सही, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने उनको एक भारी बजट और फंड दे दिया था। हाँ। तो फंड मिला तो काम भी हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि वो सारे जितने मंसूबे थे उनमें से 90% मंसूबे नेमतुल्लाह खान साहब एंड तक पहुँचा के गए हुए थे। सही है, उन्होंने सिर्फ उसको ऑन किया, उस पर वर्किंग खत्म करवाई और अपनी तख्ती लगा दी। मेराज भाई कुछ ना करे, कराची का कचरा तो ये उठा ही सकते हैं ना, उठा सकते हैं, लेकिन चले उसके लिए तो क्या मुसीबत है, कराची को कचरे से तो पाक कर दें, कचरे से पाक करें। बात यह है कि सड़कों को सही करें, जो काम मेयर का है वो करें। यहाँ मसला यह है कि जमात इस्लामी को हमने हमेशा से रोते हुए देखा है या एहतजाज करते हुए देखा है, आप भी इस चीज़ की गवाह होंगे। ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है या गलत है, हम इस पर वो नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि जमात इस्लामी इस वक्त जो बात कर रही है वो सही है। वो कह रही है भाई ई चालान नहीं चाहिए, पहले सड़क तो सही कर दो। ठीक है। वो कहती है कि जी आप अपने टाउन्स में आपके काम नहीं हो रहा और हम जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका बनता है
सही। कि वो कुछ काम करके दिखा भी रहे हैं। आपने क्या काम किया है, अब आप मुझे बताएं कि चले 9 टाउन आपने जमात इस्लामी के पास है या दूसरों के पास है, बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है माजरत के साथ, वहाँ तो निज़ामी और आप ज़रा मिलकर तो दिखाएं किसी टाउन चेयरमैन से। सही। ऐसे लगता है आप सीएम से मिलने चले गए, डाली खड़े हुए होंगे, गन्स और ये अजीब माहौल। ये मैं आपको बात बताऊं, जमशेद ये अपना चनेसर टाउन है, फरहान गनी साहब हैं, आप जरा उनसे मिलके दिखा दें। अच्छा जी, उनके टाउन के पास ही आप जाएंगे तो वहीं से आपका अंदाज़ा होने शुरू हो जाएगा कि आप बस किसी आर्मी के कैंप ऑफिस में आ गए। ठीक है, उनसे उनके कमरे तक पहुंचने के लिए 6 जगहों से आप गुजरेंगे, 6 लोगों को बताते और आखिर में जवाब मिलेगा कि वो बिजी हैं। नहीं मिलते वो आवाम से, पब्लिक से नहीं मिलते। उनके साथ अभी बीच में एक इशू भी हुआ था, खैर वो से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो झगड़े का मामला था। अच्छा। लेकिन बात ये कि भाई टाउन चेयरमैन जो भी है उसका काम है, वो खादिम है, वो हाकिम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ, आप डाले में जाएं, फॉर्च्यूनर में जाएं, किसी गाड़ी में भी घूमें, लेकिन आप कौन हैं? आप चनेसर टाउन या कोई भी टाउन XYZ ले लें, मैं चले एक टाउन को खामखा हिट करने वाली बात है। बात यह कि चेयरमैन अल्लाह पाक ने अगर आपको एक सीट दे दी है और आवाम की खिदमत के लिए दी है, तो आपको आवाम को मुंह देना पड़ेगा, आवाम की सुननी पड़ेगी। जब आप आवाम की सुनेंगे नहीं और अपने ही जानने वालों के हुजूम के अंदर गिरे रहेंगे और सेल्फियां और ये बनवाते रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होता। बात यह है कि तमाम टाउन चेयरमैन को अपनी अपनी सतह पर काम करना पड़ेगा, सियासत से एक निकल के बाहर सियासत को बाला ताक रखकर। इससे पहले जिस जमात के पास ये कराची था, जो नाम नेहाद जमात है, ठीक है, उसका ये कहना था जी कराची हमारा है। भाई इससे पिछले 5 साल क्या कर लिया और उससे पिछले 5 साल उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया उन्होंने, सही, सिवाय इसी ब्लेम गेम के कि मुझे फंड ही नहीं मिल रहे, मुझे फंड ही नहीं मिल रहे, मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है। अब भाई जिसके पास इख्तियारात है, जो 17 साल से हुक्मरान जमात का हिस्सा है, अब वो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा, वो ये नहीं कह रहा। भाई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर ये नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और मैंने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। बिल्कुल, इस चीज को कराची को थोड़ा सा दिलचस्पी से इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। कराची का बेड़ा गर्क हो गया, यकीन करें, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आप सफर ही नहीं कर सकते शहर में। अरे भाई ऐसे तरक्याती कामों को कहाँ लेके जाएंगे? मैं ये कहती हूँ कि ये जो सियासत करते हैं ना, कि शहर की तामीर और तरक्की के ऊपर भी सियासत करते हैं, तो फिर आपका जो एक कहते हैं ना कि जी कराची से मोहब्बत है, कराची हमारा शहर है, कराची में जो है वो हम पले हैं, बड़े हैं, तो फिर वो मोहब्बत उस टाइम पर कहाँ चली जाती है। और यकीन रखें कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप बाकी सियासत के मैदान में ये सारे सियासतदान आगे आए, लोग इनको जाने या पहचाने, तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो किसी ऐसे शख्स को फॉलो कर रहे हैं जिसको देख के आप कहते जी वो तो बड़े सियासतदान हैं। अगर आप खुलूसे नियत से कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं और आपको वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर कोई आपके सराउंडिंग में आपको कहते हैं ना क्या फ़ायदा, सब तो ऐसे ही हैं, वो भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये तो सब ऐसे ही है, लेकिन आप अपना काम करते रहें, आप रजिस्टर होंगे। और अगर आपको उस आपकी जमात में, आपकी सराउंडिंग में कोई रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, तो वो जो एक अल्लाह की ज़ात है ना, जो कि लोगों को देख रही होती है, नियतों को देख रही होती है, मेहनत को देख रही होती है, वो आपको ज़रूर तरक्की भी देंगे, वो ज़रूर आपको लीडर भी बनाएंगे। और लीडर बनने के लिए आवाम के काम करने पड़ते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी सारी जो सियासत है ना उसको बालाए ताक रखें। और इस जो होता है ना कि जी ये मेरा क्रेडिट है, ये उसका क्रेडिट है, शहर चमक जाए उसके बाद सब अपना अपना क्रेडिट ले लें, कोई मसला नहीं है। आवाम को बताएं हाँ जी ये मेरा मशवरा था, ये उसका मशवरा था, ये तरक्याती प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया था, लेकिन पहले शहर चमका लें, उसके बाद आप लोग अपना अपना क्रेडिट जो है वो ले लें, कोई मसला नहीं है। बट पहले मिल के बैठें, मिल के काम करें, अपनी अपनी ईगो को ख़त्म करें, अपने अपने मसाइल को ख़त्म करें और पहले एक प्रोजेक्ट को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाएं, शहर को चमकाएं, उसके बाद अपने अपने क्रेडिट्स ले जाएं। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। जब ये मैंने ख़बर सुनी ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हॉस्पिटल्स में ऐसे भी होता है। कराची में निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए नौमौलूद फ़रोख्त करने का वाक़या सामने आया है। आप इमेजिन करें कि यानी कि उसके पास जो मरीज़ था, जो पेशेंट है, उसके पास अखराजात नहीं थे, वो पूरे नहीं कर पा रहा था, वो रकम जमा कर पा रहा था, तो बच्चा जो है वो जो है ले लिया गया कि जी पैसे नहीं है तो आप ये कंपनसेशन है। मतलब इंसानी जान किसी चीज़ की कंपनसेशन है। पुलिस ने नौमौलूद को बाजियाब करवा कर
वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि मुताल्लिका निजी अस्पताल सील कर दिया गया। मुल्जिमान डॉक्टर जहरा और अस्पताल मुलाजमा शमा बलोच नौमरूद को पंजाब में फ़रोख्त करने में मुलविस थे और ये गिरफ़्तार नहीं हो सके। अब ये एक निजी अस्पताल है जहाँ ये वाक़या पेश आया, ठीक है, ये वाक़या तो रिपोर्ट हो गया खुर्शीद भाई, लेकिन ऐसे कितने वाक़यात होंगे जहाँ पर लोगों के साथ ये सलूक होता होगा। ये नहीं, उन्होंने जो बच्चा था, छोटा बच्चा जो था, उसको फ़रोख्त कर दिया और अस्पताल इंतज़ामिया ने कहा ओके जी ठीक है, आपके पास पैसे नहीं तो हम आपका बच्चा ले लेते हैं। देखिए, सतह गुर्बत की जो सूरत हाल है, हाँ, और इस पे जितना नुहक बढ़ा जाए और जितना अफसरदा सूरत हाल पर जो है वो तनकीद की जाए, और ये इंसानियत के नाम पर एक ऐसा सवाल है कि जिस पर हर आंख जो अश्कबार होती है और हर वालिदैन और हर दर्दमंद रखने वाला इंसान जो है वो इस पर दुखी होता है कि अपना जो बच्चा है वो अगर फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी कंडीशन आप देखिए कि उसकी माली पोजीशन क्या होगी। रियासत जब अपना काम पूरे नहीं करती तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये काम रियासत का है सबा साहिबा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी उस तरह से नहीं कर रही जो इंसानी हुकूक की चीज़ें हैं ना, जो आपका कोई शख्स भूखा, देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल है ना कि दरिया फुरात के करीब अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। यहाँ तो रोज़ाना लाखों अफराद जो है वो भूखे सो जाते हैं, हज़ारों अफराद जो है वो पानी की बूंद को तरस रहे हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मामला है और हम इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देते। आप चले जाइए जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर, सिविल के बाहर, अब्बासी शहीद के बाहर, लोग जो है वो पैराडोल की गोली को तरस रहे हैं कि उनको पैराडोल की गोली मिल जाए, और जिसका मरीज किसकी हॉस्पिटल के बेड पर हो और दवाई की जब पर्ची आ रही हो डॉक्टर की और आप दवा ना ले सकें तो बेबसी का आलम होता है, बेबसी का आलम होता है। ठीक है, बिल्कुल। और उस वक्त आपके रिश्तेदार आपकी मदद नहीं कर रहे होते, दोस्त अहबाब आपसे दूर हो जाते हैं क्योंकि आप कसम पुरसी की हालत में ना, उनको पता है कि आप इस वक्त जो है कमज़ोर हैं, अगर आपको कुछ पैसे दे दिए तो आप वापस नहीं आ सकेंगे। तो इस वक्त जो जिम्मेदारी बनती है वो रियासत की बनती है। हज़ारों अरबों डॉलर्स के फंड है हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के, वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर जो है वो मेडिकल स्टोर्स की लाइन है, एक पर्ची जो आती है डॉक्टर्स की तरफ से वो 25,000 रुपए की आती है अगर आपका पेशेंट एडमिट है। इसको तो मैंने खुद भी फेस किया। अच्छा, बहुत सारे लोग खुर्शीद भाई क्या करते हैं कि वो जैसे होता है ना कि किसी बच्चे की अगर पैदाइश है तो अगर उनकी गुंजाइश नहीं है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है, हमने यही हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर ही हमने जो है वो आगे की ट्रीटमेंट करानी है। समहाउ कभी कभी ऐसा होता है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी गुंजाइश नहीं है, और जिनकी गुंजाइश है तो फिर उनके लिए तो ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं ना तो लोग यूजुअली जो ये केसेस होते हैं ना कि किसी बच्चे की पैदाइश है या वाइफ को वो लेके जा रहे हैं तो उनके जहनों में ये होता है कि ठीक है डॉक्टर ने कहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके फाइन और सब चीज़ें जो हैं वो ठीक से हो जाएंगी और इतने बजट में इतना हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता जब कोई केस बिगड़ जाता है तो वहाँ पर भी समटाइम्स ये सूरत हाल आती है कि इंसान ने अपने दिमाग में जो बजट रखा हुआ होता है ना वो आउट हो जाता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है और उसके बाद फिर ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ना अगर आपके पास बहुत सिलेक्टेड रकम है तो आप उसको डबल करें तो फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करें, क्योंकि अगर सिलेक्टेड रकम लेकर या कम रकम लेकर आप किसी निजी अस्पताल का रुख करते हैं ना तो ये सबसे बड़ा एक खुद अपनी मिस्टेक्स को भी देखें। और फिर दूसरी बात ये कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है कि जी उसको ख़रीद रहा है और माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वालिदैन के पास पैसे नहीं है, तो आप सोचें कि आप किन लोगों के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं, वो तो वैसे ही इंसानियत नहीं रखते। तो मेक श्योर जब भी आप अपना डॉक्टर सेलेक्ट करें, जो जगह आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर अगर उन्होंने आपको कहा है कि एक दिन के 10,000 रुपये लगेंगे तो आप अपने दिमाग में 20,000 रुपये रख के जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो भी हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वो नॉर्मल को भी ऑपरेट करते हैं क्योंकि ऑपरेशन का बजट ज़्यादा होता है, नॉर्मल का कम होता है। उसके बाद फिर आपको वो कंपलसरी करते हैं कि आपका बच्चा इंक्यूबेटर में रहेगा, चाहे वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इंक्यूबेटर ज़रूरी है। अब इंक्यूबेटर के पैसे अलग होते हैं, ऑपरेशन के चार्जेस अलग होते हैं, फिर जो दवाइयाँ होती हैं वो भी उनके अपने मेडिकल स्टोर से ही मिलती हैं। लेकिन हर जगह अब ये जो मसीहा वाला शोबा है ना, अब ये कमीशन माफिया बन गया है। बदकिस्मती एक मसीहा होता है डॉक्टर, अगर डॉक्टर ये भी कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे तो मरीज को तसल्ली हो जाती है कि हाँ डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब डॉक्टर ही आपका कमीशन एजेंट बन जाए, डॉक्टर मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाए तो फिर कहाँ जाएंगे? चाइना के, इंग्लैंड के, थाईलैंड के दौरे होते हैं डॉक्टर्स के, इनके घरों के बजट बनते हैं। इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे पास जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनकी सूरत हाल इतनी नाकिस है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, यानी जो थोड़ी बेहतर फैमिलीज़ हैं,
के हवाले से वो वहाँ का रुख नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं कि वो छोटे हॉस्पिटल हैं, इसलिए कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम नहीं है महराज भाई। मतलब वहाँ पर एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यानी अगर आप गए हैं तो वो आपसे पहले तो बात ही नहीं ठीक से करते। इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, वही ना, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, बिल्कुल हाँ। तो वो आपसे तो पहले सही से बात नहीं करते, वो आपको गाइड नहीं करते। अच्छा ठीक है, आपके पास पेशेंट एडमिट करने की जगह नहीं भी है तो आप उसको बड़े तरीके से प्यार से गाइड कर सकते हैं, कोई और हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूसरा बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका काम है। लेकिन महराज भाई हमने देखा ऐसा नहीं होता। तो ये जो सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर भी जो स्टाफ है उसको एजुकेट करने की बड़ी ज़रूरत है कि आपका काम ही यही है कि आप पब्लिक डीलिंग करें, आपका काम ही यही है कि आप आवाम के साथ जो है वो अच्छे से बात करें। अगर आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते ना, तो गुड़ जैसी बात ज़रूर कर लिया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है वो वहाँ पे सोचने समझने के काबिल हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए महराज भाई और खुर्शीद भाई। शो में यहाँ जो है वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ से। वेलकम बैक। तो मिलवाते हैं आपको ज़बरदस्त स्टार से जो कि पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं। और क्या होता है कि एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है कि किसी को हेल्प करना, किसी को समझाना और किसी को जो है ये बताना कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के लोगों में टैलेंट ढूंढना ना, ये सबसे बड़ा काम होता है। इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं KVTC वाले। और ये एक रिहैब सेंटर है जो कि इन बच्चों को, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके गेम्स को प्रमोट करते हैं और फिर उनको आगे लेके आते हैं। तो यहीं से यानी KVTC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से इनका ताल्लुक है। आमिर शाहब साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं और उनके साथ ये ज़बरदस्त पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे, टैलेंटेड जो हैं वो यहाँ पर प्लेयर्स भी मौजूद हैं। मुबशर शाकिर एथलीट हैं, जबकि फ़ारिस खान भी एथलीट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? चले जी। अच्छा, कैसे सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा बताइए कि अभी रिसेंटली जो है वो क्या कुछ अचीव करके आ रहे हैं ये लोग? जी, जैसे आपने इंट्रो में बताया, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक वोकेशनल रिहैब सेंटर है जो कि डिफरेंटली एबल बच्चे जिनको ऑटिस्टिक होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड्स के वो बच्चे जिनको एक ख़ास टेक्निक की ज़रूरत होती है, ख़ास तरीके से सीखने की ज़रूरत होती है, उन बच्चों को ट्रेन करते हैं। और न सिर्फ ये कि उनको वोकेशनली ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में ख़ास तौर पे इन बच्चों का जो अभी जैसे हम बाकू में जो कंपटीशन हुआ है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जी। यहाँ तकरीबन 10 से ज़ायद ममालिक ने रिप्रेजेंट किया अपने अपनी कंट्रीज़ को। और इंटरनेशनल ये 78 ईयर्स में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई डिफरेंटली एबल बच्चों के, स्पेशल नीड्स के बच्चों की टीम इस गई है किक बॉक्सिंग के इवेंट में। और ना सिर्फ गई है बल्कि 7 बच्चों ने 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। और इसके अलावा जो इनकी एक प्रीमियर फ़ाइट होती है, जो टाइटल फ़ाइट होती है, वो टाइटल बेल्ट की फ़ाइट होती है, वो भी यूँ समझिए ख्वाब होता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए कि उस फाइट में वो हिस्सा ले, अपने परचम को वो सर बुलंद करे। तो 2 बच्चे हमारे KVTC के जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में फ़ाइट विन करके माशाल्लाह अपने साथ टाइटल बेल्ट्स भी अपने नाम किए, अपने टाइटल बेल्ट्स भी अपने नाम किए माशाल्लाह। अच्छा जी, मुबशर से बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगा? ज़बरदस्त जो है वो आप चीज़ें करके आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत फाइट विन करी हमने। 3 फाइटें खेली, 2 नेशनल और एक इंटरनेशनल फाइट खेली, तीनों में विन किए। वहाँ पे बहुत इंजॉय किया हमने। हाँ। और अब वहाँ पे जब जीत गए थे तो फिर क्या थे आपके इमोशंस और क्या लग रहा था कि चलिए जी हम तो ये फाइट जीत गए? जी, पहले यकीन ही नहीं आ रहा होगा। पहले यकीन नहीं आ रहा था, फिर पहले थोड़ा घबरा गए थे, फिर जब फाइट देख के हुआ तो फिर हम फाइट सारी तीनों फाइट जीती। फाइट जीत के बहुत मज़ा आया। फाइट जीत के बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, हमारे साथ फारिस भी मौजूद हैं। फारिस, कैसी लगी फाइट? अच्छी थी फाइट? बहुत अच्छा। बहुत सारी मेहनत की थी? ठीक है, बहुत सारी भाई मेहनत की थी। और देखें, ये इस तरह के स्टार्स हैं, ये वो टैलेंटेड जो है ना वो बच्चे हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट करें तो ये आपको हर वो रिजल्ट देते हैं जो आप चाहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं सर ये लोग? शायद आपसे और मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, डबल मेहनत करते हैं। हाँ। ये जो हमने सोसाइटी ने एक सिंपैथी का एक बोर्ड लगाया हुआ है ना, KVTC उसकी नफ़ी करता है।
सही। केवीटीसी जो ये डिफरेंट भी और एबल्ड भी हैं, यहाँ तक के ना सिर्फ रोजगार खुद अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करने वाले, अपना ख्याल रखने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले, तो इनका जो इमोशंस हैं जीत के बाद वो तो बयान ही नहीं हो सकते। मतलब किसी भी मुल्क का झंडा अपने ऊपर अपने कंधों पे डाल के, और जिस तरह से, खैर मैं तो वहाँ मौजूद था जब हमने देखा कि फाइट्स बिन होती थी, बच्चों के नाम पुकारे जाते थे, और जब दूसरे ममालिक के बीच में पाकिस्तान का फ्लैग जब ऊंचा होता था तो अभी भी खूब बम्स आते हैं, ख्याल आता है, सोचते हैं, तो वो बड़ा तारीखी गम है। और ये 2 साल कांस्टेंट इन लोगों की मेहनत है। मतलब 2-2 घंटे तक ट्रेडमिल पे भागना इज़ नॉट इजी एट ऑल। और वो तमाम स्किल्स को डेवलप करना, जो कि ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, इनके पास ट्रेंड स्टाफ है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन शायद वो जज्बा जो हमारे बच्चों के पास वो शायद मिसिंग था। तो जिस जज्बे से ये खड़े हुए, जिस जज्बे से ये लड़े अपने वतन के लिए, और ये कि पाकिस्तान के लिए जीतना है, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनके सिबलिंग्स हों, चाहे इनके रिलेटिव्स हों, हर शख्स से जब मिलते थे वो कहते थे कि हमने पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हुए हैं इस जीत के साथ कि हम 5 गोल्ड अपने साथ लेके आए। 5 गोल्ड। और ये सोचिए कि 7 कॉम्पिटिशन्स में 7 मेडल्स हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है, ये इन्हीं का कारनामा है, यही कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ये इन्हीं का कारनामा है और यही कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं? बाकी कि जीत गए, मतलब घर वाले, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली की जीत गए, भाई वाह इतनी आप लोगों ने मेहनत की। घर वालों ने बहुत खुश, उनको भी बहुत खुशी हुई कि ये गया। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल फाइट थी, उनको बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया सबने। मज़ा आया, बहुत दुआएं दी, साथ दुआएं दी। अच्छा जी फारिस, घर में क्या हुआ, घर वालों ने क्या कहा, पेरेंट्स ने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया? हाँ, अच्छा रिएक्ट किया, अच्छा रिएक्ट किया। बहुत खुश है। चले जी, बहुत खुश हैं ये लोग। अब ये जो यहाँ पर बैठे ना प्लेयर्स, इनको देखने के बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली करते हैं बिना किसी वजह के, जबकि अल्लाह ताला ने उनको सारी नेमतें दी होती हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते। एक्सक्यूज़ेज़। कभी लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसों का मसला है, होता है। कभी लोग कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप जब देखें ना इन लोगों को, तो आप देखें इनको फिज़िकली भी कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो ये प्लेयर्स अगर इतना आगे जा सकते हैं, तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो कि सिर्फ सुस्ती और काहली की वजह से सारा कुछ नहीं करते, तो उनको इन लोगों से बड़ा सबक लेना चाहिए। सर आम लोगों के लिए तो ये मशल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सोसाइटी में चूँकि बहुत नेग्लिजेंस है अवेयरनेस की ना होने की वजह से, लोगों की वजह से कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज है तो लोग समझते हैं पत्नी क्या रिएक्ट करेगा, सोसाइटी उनको एक तरफ कर देती है, पेरेंट्स भी एक हद तक उनको एसोसिएट कर पाते हैं, उनको एक्सपोजर दे पाते हैं। इनमें से ये 7 में से 5 एथलीट्स वो हैं जिन्होंने कराची गेट नहीं देखा था। वो पहली मर्तबा, जो आपने बात बिल्कुल सही की है कि हमारे दूसरी जो नौजवान नस्ल है उसको ये बात समझनी है कि अगर मेहनत की जाए तो कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो हासिल ना की जा सके। ये वाकई मसले रहा हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में सुनते रहें तुम रख दो, तुम छोड़ दो, तुम तोड़ दोगे, पीछे चले जाओ, मेरी आँख नहीं खुली, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और फिर पाकिस्तान में तो कोई चांस ही नहीं मिलता, पाकिस्तान में तो टैलेंट को आगे नहीं आने देते, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। एक जो जवाब आता है ना, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। भाई मेहनत करने का ही तो फ़ायदा है, कोई और नहीं दिखेगा तो अल्लाह देख के तो स्टार बना देता है ना, अल्लाह रास्ते खोलता है। सारा मसला ये होता है कि इंटेंशन, डायरेक्शन, हमारे लोगों के, हमारे जो प्लेयर्स हैं या हमारी जो यूथ है ना, वो करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है उनको, उनकी इंटेंशन नहीं है, उनको राइट वे में अगर गाइडेंस दें आप तो नया मसला हो जाता है। नहीं ठीक है, आप हमारी सिचुएशन नहीं समझते, तो अगर आपकी सिचुएशन यही है कि आपने लेजीनेस दिखानी है, आपकी सिचुएशन यही है कि आपने जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपकी सिचुएशन यही है कि आपने किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव एक्टिविटी है जिसको नहीं अपनाना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप इन लोगों से सबक सीखें। ये जो ज़बरदस्त प्लेयर्स इस वक्त यहाँ मौजूद है ना, ये चैम्पियंस बन के आ रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, आपके लिए भी, कि आप बहुत अच्छे से इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, रीहैब के साथ साथ इनकी जो सलाहियतें हैं ना वो निकाल रहे हैं। एक चीज़ होती है डायरेक्टर्स आए, वो लोगों के अंदर एक टैलेंट जज करके ना उनके अंदर से टैलेंट निकालते हैं, और ऐसे लोग बड़े कम होते हैं।
तो सर वंस अगेन आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में जो है यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भाई ये जो सेगमेंट है ना, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। वो इसलिए कि इसमें हम करते हैं ढेर सारी ऐसी बातें जो कि आपकी ब्यूटी और आपकी हेल्थ और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ में रेमेडी शेयर करने लगी हूँ ना, ये है बालों से रिलेटेड। लोगों को लंबे घने चमकदार बाल चाहिए होते हैं और समहाउ कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स के थ्रू ना बालों को ठीक कर भी देते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों के बाल लंबे नहीं हो रहे होते, वो बहुत सारी प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे होते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। वो इस वजह से कि बालों में होते हैं स्प्लिट एंड्स, जिसको कहते हैं ना दो मुँहे बाल, वो होते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो उस तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से जब आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं या आप अपने बाल स्ट्रेट करते हैं या ब्लो ड्रायर करते हैं ना, तो वो सही नहीं बन पाता। क्योंकि आप देखें कि वो ऊपर से हेयर्स जो है वो ऐसा लगता है जैसे बालों में करंट लग गया या अलग से बाल जो है वो खड़े हो रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो स्प्लिट एंड्स भी होते हैं और शायद आपके बालों का जो टेक्स्चर है ना वो भी ड्राई हो रहा होता है। तो स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करने का ज़बरदस्त सा और आसान टोटका जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ज़रूर आपने इसको अप्लाई करना है अपने घर पे। आपने लेना है नारियल का तेल 2 खाने का चम्मच, फिर आपने लेना है जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, शहद लेना है आपने 1 चाय का चम्मच, और अंडे की जर्दी आपने 1 अदद लेनी है। नारियल हो गया, जैतून का तेल हो गया, शहद हो गया और अंडे की जर्दी हो गई। अब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सचर को जो है वो अच्छी तरह बालों में लगाएं और सरों पर लगाएं, और जहाँ जहाँ आपके स्प्लिट एंड्स हैं उसके ऊपर अच्छे से लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि 30 मिनट के लिए बालों को तौलिया या शावर कैप से ढक लें। अब आपकी स्वाबदीद है आप कैसे कवर करते हैं बालों को। नीम गर्म पानी और हल्के शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2 बार आपने ये कंपोनेंट्स लगाने, ये सोल्यूशन लगाना है, पूरा ये पेस्ट अच्छे से मिक्स करके लगाना है। चंद हफ्तों में आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके बाल चमकदार और कहना चाहिए नरम, मुलायम और हेल्दी जो है वो नज़र आएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है एक रिसर्च शेयर करते हैं। और रिसर्च जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। और यह है अनार। कहते हैं ना कि अगर आप दिन में 1 अनार खा रहे हैं तो 100 तरह की चीज़ों से वो आप दूर हो जाते हैं, बीमारियों से दूर होते हैं, स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। तो तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अनार का जूस सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ये ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की सेहत बेहतर बनाता है। अनार के जूस में 30 से ज़ायद ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और मैग्नीशियम शामिल है। ये जूस दायमी वर्म, सूजन, इन्फेक्शन और दांतों के अमराज से बचाव में मदद देता है। अनार के जूस से मुंह की बदबू और मसूड़ों के मसाइल भी कम हो सकते हैं। मज़ीद तहकीक से ज़ाहिर हुआ है कि ये जूस फेफड़ों, गुर्दों, ज़ियाबतीस और कैंसर जैसे अमराज से बचाव में भी मददगार हो सकता है। अलबत्ता कुछ अफराद को इससे एलर्जी या मैदे की तकालीफ हो सकती हैं, इसलिए इस्तेमाल से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। अच्छा जी, ज़रूर जब भी आप कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं तो आप अपनी स्किन टाइप और अपनी जो बॉडी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखा करें कि अगर आपको अनार से कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपको किसी और चीज़ से एलर्जी है तो ज़रूर ये देखा करें कि आप किस चीज़ को अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं रेसिपी ऑफ द डे की। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और इसमें जो सर्दियों की दोपहर होती है उसमें कुछ ऐसा खाने का दिल करता है कि आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही होती है। और अगर आपको मिल जाए कुछ स्पाइसी पुलाव और उसके साथ हों जी कोफ्ते भी तो क्या ही बात है। तो आज जो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है जनाब मसालेदार कोफ्ता पुलाव। अच्छा जी, अब ये किस तरीके से बनेगा और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। कि चावलों को आपने क्या करना है, भिगो के रख देना है। अच्छा, अब जब आपने चावल भिगो दिए उसके बाद आपने एक चॉपर लेना है और उसमें अलग से कीमा डालना है। उस कीमे में आपने 2-3 हरी मिर्चें डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला, फिर बिहारी कबाब मसाला 2-3 चम्मच आपने डाल लेना है। नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें आपने डाल देनी है। साथ ही आपने एक ब्रेड का पीस जो है बाइंडिंग के लिए डालना है ताकि वो बाइंड हो जाए और सही से चॉप करें। कबाब जैसा कीमा बनाना है, छोटी छोटी बॉल्स बना लें, यानी जो कोफ्ते की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो बना लें।
तो जो इंग्रेडिएंट्स हो गए पहले पार्ट के, वो उसमें यही हो गया कि बिहारी कबाब मसाला 2-3 चम्मच, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें। अच्छा जी, इसके बाद अब दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, दूसरे स्टेप में आपने लहसुन में धनिया और ज़ीरा अलग करके पीस लिया, जो कि चावलों के लिए हैं जो आपने भिगोए थे। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आप पानी डालेंगे, 2 चिकन क्यूब्स, लहसुन की छोटी एक गड्डी और खड़े मसाले में तेज़ पत्ता, 2-3 लौंग और 6-7 काली मिर्चें डालकर सब्जियां आलू, गाजर, बंद गोभी चॉप कर लें। सब्ज़ी बॉयल हो जाए तो शिमला मिर्चें ऊपर से डालें, क्योंकि शिमला मिर्चें ना बाद में बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, तो बाद में डालिएगा, यानी कि पहले ना डालें। और इसमें चावल डालेंगे जब ये सब्जियां बॉयल हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आप इसमें शिमला मिर्च डालें। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप इसका ये है कि प्याज, टमाटर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, बिरयानी मसाला, 2-3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दही डाल के भून लें। फिर इसमें कोफ्ते डालेंगे और ऊपर से हरा धनिया और आलू बुखारे, और इस कोफ्ते वाले पेस्ट को चावलों में डालें। 2 तह लगाकर मसालेदार कोफ्ता सब्ज़ी पुलाव तैयार है। तो इसमें आपको जनाब ये ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ये पुलाव भी है, इस पुलाव के अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, और इसमें जो है वो कोफ्ता भी है और स्पाइस भी है। तो ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, क्योंकि ये सर्दियों की स्पेशल तरीन स्पाइसी डिश है। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ना इस वक्त सबा कमर का नाम पॉपअप है। अच्छा जी, क्यों पॉपअप है? पहले तो उन्होंने कराची के हवाले से बात की, जी कराची में शिफ्ट नहीं होना चाहती, कराची तो ऐसा शहर है कि वो गंदा है एंड ऑल दैट, इस तरह की उन्होंने बातें की। उसके ऊपर एक के बाद एक रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया। फिर रिफत उमर का रिएक्शन आया कि भाई गंदा है तो गंदे शहर को हम कैसे पसंद करें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो मिशी खान ने उस हवाले से वीडियो बनाई कि आपने अच्छा नहीं किया। फिर जवेरिया जो है हमारी जवेरिया सऊद, उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई और बल्कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि कराची शहर गंदा है, उनकी सोच गंदी है, सोच अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, जिस पर सबा कमर का जवाब यह है कि मेरी अपनी थॉट है और ये तो मैंने इसलिए कहा कि ऑब्वियसली मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं होना चाहती। अच्छा, इशू ये नहीं होता, इशू ये होता है कि ऑल्दो कराची हाइट्स भी इस वजह से बड़े परेशान हैं कि कराची जो है उसमें काफ़ी मसाइल हैं, कचरे के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी अपने शहर को इस तरह से नहीं कहता। और वो पूरे पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ मखसूस तबके के ऊपर जो है वो रूल नहीं करती हैं, उनको कराची से भी इतना ही प्यार मिलता है। तो इंसान अगर थोड़ा सा सोच समझ के बोले ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये सिनेरियो चल ही रहा था कि नईम हनीफ साहब, अब ये जो नईम हनीफ साहब है ना, इनका इशू ये है कि ये वैसे भी बहुत बोल्ड हैं, और यानी कि ये झिझकते नहीं हैं, किसी की भी जो भी बात होती है वो फ़ौरन से कह देते हैं नईम हनीफ साहब। अब वो कितनी सच है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, वो वही जानते हैं और वो वही बताते हैं कि जी ये बात मैंने किस वजह से की है। तो अब ये कि ये जो सबा कमर है, सहाफ़ी नईम हनीफ ने जो है उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद और तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात पर जो है वो कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। मतलब सबा कमर ने, जो सहाफ़ी हैं नईम हनीफ साहब, उनके ऊपर अब तौहीन आमेज़ जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं उनके हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने अब कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। नईम हनीफ ने सबा कमर के माजी से मुतालिक मुतनाज़ दावे किए थे, जिन्हें अदाकारा ने मुस्तरद किया। सबा कमर के इस इक़दाम को मद्दाहों और शोबिस शख्सियात की जानिब से मुस्बत और हौसलामंद करार दिया जा रहा है। अच्छा, बात यह होती है कि जब हम किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं ना, चाहे आप सहाफ़ी हों या नॉर्मल ऑर्डनरी इंसान, फैक्ट चेक कर लिया करें। और स्पेशली जब आप किसी के रिस्क के हवाले से, किसी के करियर के हवाले से, किसी के स्ट्रगल के हवाले से अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो प्लीज़ पहले चेक कर लें, क्योंकि फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पर्सनल अटैक होता है और इसके ऊपर वाकई कानूनी कार्रवाई बनती है कि बिना जाने आप किसी को एलिगेट कर लें। हाँ, अगर आपके पास एक मुस्तनद ख़बर है आप उस पर बात कर सकते हैं, और वो भी आपने, क्योंकि जो जर्नलिज़्म है ना, ये जितना ज़बरदस्त है ना, इतना ज़्यादा जो है इसके बाउंडिंग्स भी हैं, इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत भी होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हानिया आमिर की। हानिया आमिर जो है वो आजकल ख़बरों में है, बल्कि हानिया आमिर जो है वो हमेशा से ही, जब से ये काम कर रही हैं तब से ही किसी ना किसी ख़बर में रहती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कब से बात कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले से बात कर रही हूँ इस हवाले से। अब हुआ ये है कि हानिया आमिर की आसिम अज़हर की सालगिरह में शिरकत, अब इससे पहले एक कॉन्सर्ट था जहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी, उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। लोगों ने कहा था जी देखें ये प्रॉब्लम है,
और फिर उनके जो ब्रदर इन लॉ थे एक्स, उन्होंने भी कहा था देखिए जी हमने तो पहले से ही कह दिया था। तो इस हवाले से वो पहले से ही खबरों में। और अब हुआ ये कि मारूफ अदाकारा हानिया आमिर और गुलकार आसिम अजहर एक बार फिर सोशल मीडिया पर जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। हानिया आमिर ने आसिम अजहर की 29वीं जो सालगिरह है, 29वीं सालगिरह जो है उसकी तकरीब में शिरकत की, जिस पर मद्दा हैरान रह गया कि भाई ये तो ब्रेकअप हो गया था, मतलब सडनली इन्होंने पैचअप कर लिया है या व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर उसके बाद मद्दाहों का ख्याल है कि दोनों की जो हालिया मुलाकात है ये उनके ताल्लुकात की नई शुरुआत है। अब यू कैन नॉट से इट, अब ये फिर जज करना हो गया किसी को। हो सकता है कि उनका ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उनका उस तरह पैचअप ना हुआ, हो सकता है वो सिर्फ दोस्त हों या दोनों को अपनी अपनी गलतियों के हवाले से जो है वो रियलाइज़ हो गया हो कि एक दूसरे के साथ कुछ गलत हो गया। तो इस पर पहले जजमेंटल ना बने, मतलब प्री जज ना करें किसी को। ये हो सकता है एक दूसरे को माफ़ कर दिया और वो अच्छे दोस्त हों, और अगर वो वापस भी आते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, इंसान अपने फ़ैसले चेंज कर सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि जो नबील ज़फ़र हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त एक जो है वो पर्सनैलिटी हैं। ये कह रहे हैं कि कराची की सड़कों पर मतलब ई चलान होने के बजाय ना, यानी कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाने पर इनाम होना चाहिए, ई चलान नहीं होना चाहिए। अब बात तो इन्होंने अगर देखा जाए ना तो की तो बड़ी डीप बात है कि जो सड़कों के हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब अगर एक सड़क ही टूटी फूटी है जहाँ से निकलना भी दुश्वार है, गड्ढे हैं, खड्डे हैं, वहाँ पर ऐसी सूरत में ई चलान, मतलब फिर उसके बाद आप देखें सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो कराची की सड़कें हैं जहाँ ये चालान हो रहे हैं उसमें वो वही सड़कें हैं जो स्मूथ हैं, जैसे लाइक शारा फैसल हो गई या बड़ी सड़कों पर जो है वो चालान सामने आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं नबील ज़फ़र, इन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में कहा कि ई चालान से मुतालिक जो है ना अब सड़कों पर गाड़ी चलाने पे कराची की नाम होना चाहिए। सिंध हुकूमत को भी इन्होंने आड़े हाथों लिया, सख्त तनकीद कर दी सिंध हुकूमत पे। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पर अदाकार ने कराची में ई चालान के नफाज पर दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा कि कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाने पर चालान नहीं होना चाहिए भाई, इनाम होना चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं जी कि फ़िरोज़ और फ़िरोज़ खान की हवाले से। फ़िरोज़ खान आए रोज़ ख़बरों में रहते हैं, कभी अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से, कभी फ़िरोज़ जो है वो बड़े अपने गुस्से की वजह से हाईलाइट हो जाते हैं, कभी फ़िरोज़ को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जी उनकी पर्सनल लाइफ में लोग बिला वजह बेजा मुदाखलत करते हैं, थोड़ा एरोगेंट तो है, मतलब ठीक है, तो उनको आ जाता है गुस्सा और उस वजह से वो हो जाते हैं हाईलाइट। अभी रिसेंट ये हुआ है कि फ़िरोज़ खान की जो वाइफ हैं और फ़िरोज़ खान के हवाले से, उनके निजी ज़िंदगी के हवाले से लोगों ने ये ख़बरें फैलाना शुरू कर दी कि जी उनकी पता नहीं कोई शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई है और दूसरी वाली शादी जो है वो भी सफ़र कर रही है और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो अब इसके ऊपर जो मारूफ अदाकार हैं फ़िरोज़ खान, अब वो दोबारा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ख़बरों में आ गए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर ज़ैनब जो हैं फ़िरोज़ की वाइफ, सोशल मीडिया पर डॉक्टर ज़ैनब फ़िरोज़ की मुबैना पोस्ट के बाद कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि दोनों के दरमियान अब अलहदगी हो रही है। ज़ैनब ने मुबैना तौर पर फ़िरोज़ के रवैये को वजह करार देते हुए अपने जहनी सुकून के लिए रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान किया। मतलब दिस इज़ बिग थिंग। अब क्योंकि इसकी स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेंटल पीस ज़रूरी है, तो उसके बाद अब उन्होंने जो है वो ये रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान किया है। और एक दफ़ा फिर से ये दोनों जो हैं वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, इनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं, लोग इनके हवाले से बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट। बट फ़िरोज़ खान इज़ अ नाइस पर्सन, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा शख्स है और बहुत तहम्मुल भी है उनमें। और आई डोंट नो, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, मगर अभी ये ख़बरों की जद में है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मूंगफली के हवाले से। मूंगफली जो है वो मिस कर रहे हैं आप लोग? खा लिया आप लोगों ने? खाना शुरू कर दिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल रात को बैठ रहे हैं, चाय खानों पे जा रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं खाई। लेकिन आप लोगों ने अगर मूंगफली नहीं खाई है तो खाना शुरू कर दें भाई, दिस इज़ हाई टाइम टू ईट मूंगफली। लेकिन इसके जो है वो रिसर्च है एक, वो ज़रूर सुन लें कि मूंगफली को भूनने से पहले धोना क्यों ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें कि मूंगफली को पहले धोकर साफ़ करें,
ताकि वो जो गर्द गुबार है, जो भी उसके ऊपर लगी हुई है डस्ट, वो दूर हो जाएगी। फिर आपने जब आप मूंगफली धो लेते हैं तो धोने से मूंगफली में हल्की नमी आ जाती है जो बाहर से जलने और अंदर से कच्चे रहने से बचाती है। अच्छा जी, यानी सिर्फ साफ सफाई के देखिए कितने फ़ायदे। गीली मूंगफली जल्दी नहीं पकती, इसलिए इसे सही तरीके से खुश्क करना बड़ा ज़रूरी है। दरमियानी आंच पर भूनने से मूंगफली की खुशबू, करारापन और इस्तेमाल की जो मुद्दत है वो बेहतर हो जाती है। रिवायती तौर पर रेत में भूनने से यकसा हरारत मिलती है, जबकि ओवन या एयर फ्रायर में 150 डिग्री पर 10 मिनट और फिर 100 डिग्री पर जो है वो 45 और 30 मिनट तक भूनें, और फिर दरमियान में जो है वो आप हिलाते रहें उसको, यानी आप उसको भूनते रहें। भूनने के बाद मूंगफली को मुकम्मल ठंडा होने दें। हवादार शीशे के जार या बर्तन में महफूज करें ताकि करारापन बरकरार रहे। तो जनाब, मूंगफली के हो गए ये ढेर सारे फ़ायदे। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, स्पेशली कराची में, तो हम सब बड़े खुश होते हैं और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और आपको जिस तरह से मैंने अपने पिछले शोज़ में भी बताया था कि जो कल्चर फेस्टिवल है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो बताते हैं कि उनका कल्चर क्या है, वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो इस हवाले से आपको हम दिखाते हैं हमारे शो में एक स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रंगो नूर की बरसात, सकाफती हम आहंगी और अमन के पैगाम का फरोग। आर्ट्स काउंसिल में सकाफती सरगर्मियां उरूज पर। 39 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तीसरे रोज भी आर्ट्स काउंसिल रक्सो सुरूर में ढल गया, जहां दुनिया भर से आए फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा समा बांधा कि देखने वाले शिद्दतगर रह गए। इटली की कोरी डी बोक और अमरीकी रिकासा रूबी ने जज्बात की कहानी सुनाई। रोमानिया के रेडो और अलीना ने अपने रक्स से मशरिक व मगरिब के फासले मिटाकर एहसासात को एक ढारे में ढाल दिया। मानी चाओ के ग्रुप ने स्टेज पर ऐसा रंग जमाया कि 400 जुगनी जुगनी हो गया। फनकारों का कहना था कि चंद मिनट की परफॉर्मेंस के लिए हफ्तों की रियाजत, मेहनत और जुनून दरकार होता है। फनकारों ने शिरकत की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया और पाकिस्तान को अमन का गहवारा करार दिया। Oh my God, so much energy and so much enthusiasm and so much love from the audience and so much hungry for discover every single artist from the stage. And we were also impressed by your culture and your national dance. We love it! Our company is Ballet Beyond Borders, and as you said, we're an international company, but we've known each other a long time. So we ourselves have made a family across, and when we dance, when we perform for you guys, we hope to bring everybody into the family. Well, it's always a new sensation. It changes every time, and the point shoes that you're talking about are hard work that you start when you are a kid. So it's always a discover crazy emotions. Crazy emotions. I call it revival. Okay. Yeah, it's just about a dancer who lost his life in dance, but then the cycle keeps going on and on and on. Yeah. सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर कर रहा है। पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो वो मैंने कहा कि कल्चर से ज़्यादा मौसर हथियार नहीं हो सकता कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि ग्लोबली एक दूसरे को जोड़ देती है। इनको रोज़ इनकी फैमिलीज़, इनके भाई, इनकी माएँ फ़ोन करती हैं कि वहाँ कैसे हालात हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पेरिस से बेहतर है, स्वीडन से अच्छे हैं, बेल्जियम से अच्छे हैं। जितनी वार्मथ है, जितनी गर्मजोशी है, जैसी हॉस्पिटलिटी है, जैसी ऑडियंस है, तो मकसद ये सारे जाके ट्रू एम्बेसडर ये बन जाते हैं, वो नहीं जो लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं। तीसरे रोज 5 शॉर्ट फिल्मों की नुमाइश भी हुई, जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों के नए जाविये नजर आए। म्यूजिकल वर्कशॉप में बेल्जियम की लूसी टास्कर और फ्रांसीसी म्यूजिशियन जिक्रिया हफ्फार ने तलबा को साज और धुन की बारीकियों से रोशनास कराया। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी। तो आपने ये स्पेशल रिपोर्ट देखी और कितना ज़बरदस्त ये कल्चर फेस्टिवल है जो कि जारी और सारी है, और हम चाहते हैं कि कराची में इसी तरह से रौनकें जो हैं वो बरकरार रहें और जो विंटर सीज़न है ये ओवरऑल एक फेस्टिविटी
का मंजर पेश करता है। मुझे बड़ा इंतज़ार है कि ईद फेस्टिवल जो है वो कब शुरू होगा, और उसमें भी कराचीइट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो खाना खाने को मिलता है, मुख्तलिफ कल्चर इंट्रोड्यूस करवाते हैं वहाँ पर, तो दैट्स रियली ग्रेट थिंग। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ये MD-CAT और बाकी जो पढ़ाइयाँ हैं, स्टडीज़ हैं, इसकी भेड़ चाल में जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो स्टडीज़ करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन घर वाले इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि आपने डॉक्टर ही बनना है तो ही फ्यूचर है, इंजीनियर ही बनना है तो ही फ्यूचर है, या फिर आपने कोई एक मखसूस काम करना है तो ही फ्यूचर है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे ये डॉक्टर इंजीनियर्स जो हैं, लड़कियां स्पेशली शादियां कर लेती हैं तो उनकी सीट्स जो है वो ज़ाया हो जाती है, वो आगे नहीं आ पाती। इसके अलावा हमारी जो यूथ है, अगर वो यूट्यूबर्स को फॉलो करती है, उनकी फ़ैन होती है और उनके हवाले से वो बड़े सारे व्यूज़ रखती है, यानी एक यूट्यूबर है या एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यूट्यूबर है तो वो उसके लिए उनके पीछे बहुत दीवानी है कि जी उसने गाड़ी ले ली। आप किसी भी घर में किसी भी जो है वो स्टूडेंट से बात करें, बच्चों से बात करें, तो वो आपको बताएगा जी रजब भट्ट की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जी फ़लाने ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ज़रूर फॉलो करें, आपकी पसंदीदा लोग हो सकते हैं, रजब भट्ट हो या कोई और बड़ा मशहूर यूट्यूबर, लेकिन अगर आप रेहान जलील को नहीं जानते तो फिर मेरे ख़्याल में आपको उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि रेहान जलील वो शख्स है जिसने अपनी मेहनत के ज़रिए न सिर्फ अपना नाम कमाया, मुल्क का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि आप अपना वक्त ज़ाया किए बिना अच्छी पढ़ाई करके पाकिस्तान से ही पढ़ के, पाकिस्तान की ही NAD यूनिवर्सिटी से पढ़ के पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर हम सबको बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अमेरिकी कंपनी को अपने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अमेरिकी कंपनी जिनके प्रोजेक्ट्स और जिनकी डेटा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न थी कि उनसे ख़रीद लिया जाए, लेकिन वाय रेहान जलील, क्योंकि रेहान जलील ने अपनी मेहनत से ये बताया कि हम पाकिस्तान में रहते हुए NAD से पढ़ते हुए भी अपना नाम बना सकते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ कि रेहान जलील को न सिर्फ उनका जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है वो ख़रीदा गया अमेरिकी कंपनी की जानिब से, बल्कि उनको उसका CEO भी बना दिया कि भाई चलाना भी आपने है। तो कराची के नौजवान रेहान जलील जो हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आलमी सतह पर नाम कमाया। रेहान ने अपनी तालीम जो है NAD यूनिवर्सिटी से हासिल की, ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बाद में गए, जब पहले उन्होंने कराची में रहकर अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की उसके बाद। अच्छा जी, उनकी जो महारत है वो AI के अंदर है, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि अमेरिका की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो मजबूर हो गई कि जी हम इन्हीं की जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो ख़रीदेंगे। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी फर्म बनाई, और उसमें कोई बहुत हज़ारों लोग काम नहीं करते। तो अपनी महारत के बाद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के मैदान में जब कामयाबी इन्होंने हासिल की, तो इनकी पहली कंपनी को एक अमरीकी कंपनी ने ख़रीद लिया, और फिर इन्होंने एक और सिक्योरिटी जो है वो फर्म बनाई, जिसे अमरीकी कंपनी ने $280 करोड़ में ख़रीद लिया। आखिरकार उन्होंने अपनी कंपनी कायम की जो इदारों के हसास डेटा, क्लाउड सर्वर और दीगर निज़ामों की हिफाजत और निगरानी करती है। रेहान की जो कहानी है ऑलमोस्ट वो ऐसी कहानी है कि उससे हर नौजवान जो है वो सबक ले सकता है। अच्छा जी, हुआ कुछ इसी तरीके से था कि अब जो रेहान की AI कंपनी है, जो सिक्योरिटी कंपनी उन्होंने बनाई है, उसको अमरीकी कंपनी ने 70 अरब 50 करोड़ डॉलर में ख़रीद लिया है, यानी आप ये खरबों की बात हो रही है। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपनी तालीम, काबिलियत के ज़रिए अपने आप को मनवाया और मजबूर किया इंटरनेशनल कंपनी को कि वो रेहान से ही डील आउट करें, वो रेहान को ही सिलेक्ट करें। आपको लगता है पूरी दुनिया में क्या और लोगों ने ये आइडियाज़ पेश नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। तो ज़रूर सोशल मीडिया फॉलो करें, टिकटॉक, यूट्यूबर्स को फॉलो करें, लेकिन उन लोगों को भी फॉलो करें जो न सिर्फ पैसे कमाते हैं, उन लोगों को भी फॉलो करें जो न सिर्फ मेहनत से नाम बनाते हैं, इज़्ज़त के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा ऐसे काम करते हैं जिससे मुल्क और कौम का नाम बड़ा होता है। तो आप सोचें कि ये कितने नौजवानों में से एक हैं रेहान जलील जिन्होंने ये काम किया।
वो आप भी हो सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग NAD यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग SM लॉ कॉलेज जाते होंगे, आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ाना कोचिंग जाते होंगे ये सोच के कि कुछ नहीं होना। तो अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छी तालीम हासिल करते हैं, उसका ताल्लुक़ शहर से नहीं है, स्किल डेवलप करें, अपनी डायरेक्शन ढूंढें। हमारे यहाँ पर लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत है कि उनको कोई गाइड करें। तो अपना अच्छा गाइडर बनाएं, अपने लिए अच्छी डायरेक्शन सेलेक्ट करें और पढ़ाई में अपना फ्यूचर ढूंढें। उसके बाद ये यूट्यूबिंग और यूट्यूबर्स को आप एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा पैसे फिर आपके पास होंगे। उन्हें भी देखें लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है और कल फिर आएंगे आपके लिए एक ज़बरदस्त सा शो लेकर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शो का फीडबैक ज़रूर दीजिए हमारी सोशल साइट पर। कीप वॉचिंग City at 10।